नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ में हो रहे विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा की बात हो तो क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए। इस सब के अलावा सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन को भी एक बड़ी चुनौती माना। उन्होंने कहा कि ये चुनौती सिर्फ भारत के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। आतंकवाद को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बात रखी। कोविड महामारी पर कहा कि भारत ने इस मौके में कई देशों की भी मदद की थी। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो 2.5 अरब बच्चों के लिए यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण भाव ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने राज्यपाल को मोदीज मिशन किताब भेंट की। सीएम ने राजभवन स्कूल के लिए ट्रैवलर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्त आएगा जब इन अधिकारियों से पूरा नुकसान वसूला जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कुदरत अपना फैसला लेगी और एसपी इन लोगों के साथ है। पॉलिटिकल डिमोलिशन है और याद कीजिए जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा। महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहां कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। हम इनके साथ हैं और हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि कुछ करेंगे। नहीं, आप पूरी बात की, वो चुनाव हार गए थे। यहां भी चुनाव ऐसा ही होगा। जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी। और जीत तो सिकंदर को भी अमल नहीं कर पाई थी। जौनपुर में एसआईआर को लेकर बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का विवादित बयान सुर्खियों में है। वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक अपने समर्थकों को विपक्षी मतदाताओं का नाम कटवाने का सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इस पर विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा, वीडियो फर्जी है। अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए। इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। और मैं उस समय मुंबई में था, एक शादी समारोह में गया था, मैंने उसको लाइव किया। उस लाइव को आप देख सकते हैं। मैंने कदापि ये बात नहीं कही है, उसको कट पेस्ट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मृतक का नाम और जो डबलिंग करके वोट डालते हैं उनका नाम हमारे कार्यकर्ता लग करके, हमने वीडियो संदेश के माध्यम से, लाइव के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर के बारे में जानकारी और इसमें सक्रिय रह करके अपने वोटरों का नाम सबमिट कराना और जो फर्जी हैं उनको चिन्हित करने के लिए मैंने आह्वान किया था। विधायक रमेश मिश्रा के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से विपक्ष के समर्थकों के वोट कटवा रही है। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग के सहयोग से एसआईआर को लेके जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का वोट काटने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी।
एसपी नेता रमाकांत दुबे ने बिना नाम लिए गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को चैलेंज किया। दरअसल सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी की ओर से बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में 13 नवंबर को सामाजिक एकता महारैली का आयोजन किया गया। इसमें सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी के अलावा सपा के भी कार्यकर्ता मौजूद थे और सपा के कार्यकर्ता रमाकांत दुबे ने मंच से पूर्व बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह को खुली चुनौती दी। उन्होंने नाम लिए बगैर बृजभूषण शरण सिंह के दबदबा वाले बयान पर निशाना साधा। आप लोग मीडिया में बहुत सुनते हैं, दबदबा है दबदबा रहेगा। अरे दबदबा वालों, दलाल, जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी की ताकत थी, तब तुम भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए, तब तुम्हारी इज्जत समाजवादियों ने बचाई और तुमको जीत कर पहुंचाया। आज तुम फिर चले गए हो वापस, वही चाट वार्ता करते हो और संदेश देते हो कि दबदबा था, दबदबा है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं चैलेंज करता हूँ, निर्दल तुम कोई भी विधानसभा देवी पाठक मंडल का चुन लो, अभी तुमको औकात पता चल जाएगा कि दबदबा कहाँ चला गया। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में धर्म ध्वज लगाने का अनुष्ठान शुरू हो गया है। यह अनुष्ठान आज से शुरू होकर 24 नवंबर की शाम तक चलेगा। दक्षिण भारत, अयोध्या और काशी के 108 पंडितों ने अनुष्ठान शुरू किया और इसमें 501 महिलाएं सरयू का जल कलश में भरकर अपने सर पर रखकर पैदल लेकर आई हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां और सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन अब अनुष्ठान भी प्रारंभ हो गया है। 108 पुरोहितों के द्वारा, जो काशी, अयोध्या और दक्षिण भारत के हैं, इनके द्वारा अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। 501 कलश कल ही वहां पहुंच चुका है। अर्थात अब यह जो अनुष्ठान है वह वेद मंत्रों द्वारा, वह वेदी पर, अनुष्ठान की वेदी पर प्रारंभ हो चुका है और कुल मिलाकर के यह 21 नवंबर यानी आज से जो प्रारंभ हुआ है अनुष्ठान, यह 24 नवंबर की सायंकाल तक चलेगा और उसके बाद 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, जो भारत के उत्कर्ष के लिए होगा। और यह ध्वजारोहण वास्तव में धर्म को स्थापित करेगा। धर्म यानी भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन लीला का धर्म, जिसमें सभी लोग सुखी हो, सभी लोग का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी के कल्याण की बात हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान श्री राम पूरे विश्व के कल्याण के द्योतक हैं, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और यह ध्वजारोहण उनके इस मर्यादा स्वरूप को भारत की कीर्ति में वृद्धि के लिए काम भी आएगा और यहां से भारत के उत्कर्ष का स्वर्णिम काल भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जिस तरह विपक्षी दलों ने न्योता न मिलने का मुद्दा उठाया था, ठीक वही कहानी अब दोहराई जा रही है। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भव्य धर्म ध्वजा का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन सपा फिर मैदान में है। सांसदों का दावा है कि हमें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया कि अयोध्या की भव्यता इन लोगों को चुभती है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने निमंत्रण न मिलने का रोना रोया था। अब एक बार फिर वही सियासी नौटंकी शुरू हो गई है। इस बार बहाना है 25 नवंबर को होने वाला धर्म ध्वजा स्थापना समारोह है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो ये मान्यता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रभु श्री राम के राज की मान्यताएं थी, उस मान्यताओं को बिगाड़ा गया। वहीं इटावा से सपा सांसद जितेंद्र धौरे ने तंज कसा है कि धार्मिक आयोजन में धार्मिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अगर राजनीतिक लोग शामिल होंगे तो सवाल तो खड़ा होगा। तो अब वहाँ पे प्रधानमंत्री वहाँ पे झंडारोहण करने जाए, इसका क्या मतलब? कोई वो राजनीतिक स्थान थोड़ा ही है।
ये तो राजनीति की जगह पे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, और उन्होंने तो उसका उद्घाटन भी किया था, और जबकि वो पूरा मंदिर बना भी नहीं था तभी इन्होंने उद्घाटन कर दिया था। उधर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि चाचा ने तो राम मंदिर को फालतू चीज तक कह दिया था, भतीजा प्राण प्रतिष्ठा में गए ही नहीं, अब न्योते की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि अयोध्या की भव्यता इन लोगों को चुभती है। देखिए, प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाने वाले और राम मंदिर का विरोध करने वाले कालनेमियों की अयोध्या की भव्यता चुभती है। कुछ लोग कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। आज जब देखते हैं ना कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है तो अनर्गल प्रलाप करते हैं। चाचा कहते हैं फालतू चीज है, बबुआ जाने का नाम ही नहीं लेता है। राम मंदिर अब बन चुका है, रामलला विराजमान है, लेकिन सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी ने इसे फिर से सियासी रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम जीवन दीप आश्रम के 1100 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी की पत्नी गीता धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि सदियों से संत आम जनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए और लोगों की सेवा को समर्पित किया था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा, जिससे अनगिनत लोगों को सेवा के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना कर राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सनातन परंपराओं के सम्मान का एक ऐसा विराट केंद्र निर्मित किया, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालुओं और देशभक्तों के लिए दिक दिगंत तक प्रेरणा का अमूल्य स्रोत रहेगा। उन्हीं की प्रेरणा से पूज्य स्वामी अतिद्रानंद गिरि जी महाराज के मार्गदर्शन में जीवन दीप आश्रम सेवा न्यास बीते कई वर्षों से समाज के वंचित, जरूरतमंद, असहाय और गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समर्पित भाव से मानव सेवा के उत्थान के लिए काम कर रहा है। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर है। एनआईए को डॉक्टर अदील की 10 दिन की रिमांड मिल चुकी है। एनआईए डॉक्टर अदील को जम्मू कश्मीर से लेकर आज सहारनपुर पहुंच सकती है। एनआईए कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी और किन लोगों से डॉक्टर अदील मिलता था, कहां कहां डॉक्टर अदील गया, इस सब को ट्रेस करेगी एनआईए। एनआईए को डॉक्टर अदील की 10 दिन की रिमांड मिल चुकी है। एनआईए डॉक्टर अदील को कस्टडी में लेकर जम्मू कश्मीर से सहारनपुर पहुंच सकती है और वह यहां पहुंचकर उन कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी कि डॉक्टर अदील यहां किन किन लोगों से संपर्क रखता था, कहां कहां जाता था और किन किन लोगों से मिलता था, उसके मकान पर कौन कौन लोग आते थे। वह सारी संभावनाएं जो अदील से जुड़ी हुई हैं उनको तलाशने की, खंगालने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए डॉक्टर अदील को लेकर कब पहुंचती है। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। आगरा का एक परिवार अफ्रीका के ड्यूआला कैमरून में फंसा हुआ है। अब परिवार के लोगों ने अफ्रीका से वीडियो बनाकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। परिवार के लोगों का कहना है कि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें आगरा वापस नहीं आने दिया जा रहा। आगरा के दयालबाग के रहने वाले कीरत जैन सतगुरु टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं। कंपनी ने उन्हें 2 साल के लिए अफ्रीका के कैमरून में भेजा था। 2 साल पूरा होने के बाद जब कीरत जैन अपनी पत्नी और बेटी के साथ वापस घर आना चाहते थे तो कंपनी ने उनके पासपोर्ट रख लिए। उन्हें आने नहीं दिया जा रहा और उसके बाद पीड़ित परिवार के अफ्रीका से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जो कि वायरल है और मदद की गुहार परिवार द्वारा लगाई जा रही है। कीरत के पिता ने भी भारतीय दूतावास और सरकार से अपील की है कि उनके बेटे, बहू और पोते को सुरक्षित इंडिया वापस लाया जाए।
वीडियो मदद के लिए गुहार है। मेरा नाम धीरज जैन, मेरी पत्नी का नाम सुप्रिया जैन और मेरी एक 1.5 साल की बेटी है जिसका नाम राघवी है। हम यहाँ द्वाला कैमरून से बोल रहे हैं। हम इंडिया में आगरा दयालबाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरी कंपनी का नाम सतगुरु टूर एंड ट्रैवल्स है, जिनके मालिक मिस्टर अनिल चंद्रानी हैं और जो ब्रांच पुणे और दुबई में इनका हेड ऑफिस है। हम यहाँ द्वाला में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाना। हमारा ये जो मैनेजर हैं दिलीप वहाँ पर उन्होंने, और जो एक मान लिया उसके ऑडिटर हैं एक मनीष ठाकुर और एक जिमी करके लड़का है जो अजमेर का है, और ये जो ठाकुर बिहार का है, ये दोनों भ्रष्ट हैं। इन्होंने पूरा हमारी दृष्टि में, और गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा, हम तो कुछ भी नहीं है, न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चों को और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालन के अंतिम फेज में है। 30 नवंबर तक एरोड्रम लाइसेंस मिल सकता है। लाइसेंस मिलते ही यूपी का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उड़ान भरने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 24 नवंबर को एयरपोर्ट की पूर्ण सुरक्षा जांच की जाएगी। गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें डीजीसीए, सिविल एविएशन, NIAL, CISF, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय समेत अन्य विभाग के अफसर मौजूद रहे। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अपने संचालन के अंतिम फेज में है। दरअसल मैं आपको बता दें 30 नवंबर तक एरोड्रोम लाइसेंस जारी हो जाएगा, इसकी उम्मीद अधिकारियों ने जताई है। साथ ही आपको बता दें 24 नवंबर को सुरक्षा मानकों को पूर्ण रूप से जांचा जाएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से अब इंतजार है अंतिम तिथि का, जिसके बाद यहां पर कार्यक्रम किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एरोड्रोम लाइसेंस हासिल होने के बाद ये यूपी का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। साथ ही आपको बता दें गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है। बैठक में तमाम तैयारियों के साथ साथ करंट स्टेटस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी जाना गया है, जिसमें यूपी के ACS और इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय से और साथ ही नायल, यापल और इसके अलावा सिक्योरिटी से, CISF से तमाम अधिकारी मौजूद थे और सुरक्षा की मानक को परखा जाएगा। इसके लिए तमाम जो प्रबंध है उनको भी जांचा परखा गया है। बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली वृंदावन के आनंदम धाम आश्रम पहुंचे और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद लिया। आदित्य पंचोली सुनरख मार्ग स्थित आश्रम पहुंचे, सदगुरु रितेश्वर महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर आदित्य पंचोली काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आप में एक ऐसा आकर्षण है जिसकी ओर लोग खिंचते चले आते हैं। इसके बाद सदगुरु रितेश्वर महाराज ने अभिनेता को आशीर्वाद दिया।